टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 से लिया गया है। वॉइस सभी को क्लियर है? ये संविधान के भाग 3 से लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो पर व्यक्ति को दिए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा पर व्यक्ति को दिए जाते हैं। कोई मुझे बताएगा मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होते हैं? कोई बताएगा मुझे मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होते हैं? चलिए कोई नहीं, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, हाँ या ना में जो भी दीजिए, आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, चलिए देखिए, हम मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो आपके मेन जो स्टार्ट होता है वो 14 से स्टार्ट होता है। और देखिए, इसे मैग्ना कार्टा या अधिकारों का प्रपत्र कहा जाता है। लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये इंग्लैंड की लैंग्वेज में कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में इसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के ही नाम से जाना जाता है। पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, कानून, मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि कानूनी अधिकार और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में डिफरेंस क्या है। देखिए, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सरकार द्वारा छीने जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति विशेष को नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों के लिए होते हैं, या उन्हें हम जीवन का भी अधिकार कह सकते हैं। दैट्स क्लियर? चलिए मौलिक अधिकार देखते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 7 थे, एक हटा दिया गया है, तो अभी 6 पे ही क्वेश्चन जो आते हैं वो 6 के भी हाथ पे आते हैं। पहला अधिकार समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले मैं ऐसे करती हूँ, फिर अभी डिटेल में डिफाइन करती हूँ आप लोगों को। अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 इसमें मेन है जो स्वतंत्रता का अधिकार। इससे क्वेश्चन अभी पूछे गए थे रिसेंटली, तो इसको मैं थोड़ा सा डीप में करूंगी, बाकी आप लोगों को बताती हूँ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पहले हम आ जाते हैं मौलिक अधिकार। समता का या असमता का अधिकार क्या है? मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 अधिकार हैं, जो कि समता का, स्वतंत्रता का भी मैंने आप लोगों को बताया। तो हम आर्टिकल आ जाते हैं। सबसे पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर मतलब भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए कानून समान रहेगा, इससे राज्य या सरकार इनकार नहीं कर सकती है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है तथा राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव करने पर रोक लगाता है। वर्ग विशेष या जाति विशेष के अनुसार भेदभाव पर रोक लगाता है। पहला आर्टिकल 14 में जो दिया हुआ है समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध। किसी नागरिकों के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को सभी दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाब और सड़कों का प्रयोग करने का अधिकार है। सामाजिक समानता लाने के लिए यह अधिकार जरूरी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, समता का अधिकार है 14 से। अब हम 16 देख लेते हैं।
अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता का अर्थ है सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि रोजगार केवल योग्यता एवं पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। मीन्स अवसरों की समानता, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसरों की समानता, सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। वो अपना मतलब कोई भी कार्य अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप ये काम नहीं करो। अपने योग्यता अनुसार आप अपना रोजगार कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप वो कार्य कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस मैम। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आर्टिकल 16 तक? जी मैम। ये कहाँ से आ गया? अस्पृश्यता को समाप्त, अनुच्छेद 17 हम देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मीन्स यहाँ पे कहने का है जाति के हिसाब से आप किसी को किसी भी रूप में उसके व्यवहार पर प्रतिबंध है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। लाखों भारतीय जिन्होंने समाज में भेदभाव, हे दृष्टि से देखा जाना और दुर्व्यवहार को झेला है, अब वह अछूत नहीं है। उनके सामाजिक स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। महात्मा गांधी की यह अतीव इच्छा थी कि अस्पृश्यता की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी यह बुराई देश के कुछ भागों में देखने को मिलती है। बट आर्टिकल 17 हमारा कहता है कि अस्पृश्यता का अंत इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे क्लियर है आपको? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और 15 धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 सभी को लोक नियोजन के अवसर में समानता देगा, और 17 आपका हो गया अस्पृश्यता का अंत। ये क्लियर है आपको चारों? तो हम 18 देख लेते हैं। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत करता है ये। अतः सेना 18 राज्य के सैन्य अथवा शैक्षिक सम्मान देने के अतिरिक्त कोई भी पदवी अथवा उपाधि देने पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आप ऐसे इतना बड़ा तो पैराग्राफ नहीं याद कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। 15 में हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में लोक नियोजन में समानता दे रहा है। 17 अस्पृश्यता का अंत कर रहा है। 18 उपाधियों का अंत करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेज अपने प्रति वफादार एवं अपने हित में काम करने वाले लोगों को उपाधियां बांट दिया करते थे। रॉय बहादुर या रॉय साहब, खान बहादुर सर इत्यादि जैसी उपाधियां न केवल सामाजिक भेद पैदा करती थी, अपितु समाज को भी विभाजित कर देती थी। अब जैसे बना दिया किसी को कि वो रॉय साहब हैं, वो खान बहादुर हैं, तो इससे क्या हो जाता था, उनकी एक प्रतिष्ठा हो जाती थी, वो दबदबा दिखाते थे वो अपने से नीचे लोगों को। और आर्टिकल 18 क्या करता है, ये उपाधियों का अंत करता है। आपको कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। शैक्षिक सम्मान और सैन्य उपाधि के अतिरिक्त कोई भी पदवी या उपाधि देने पर यह प्रतिबंध लगाता है, इसलिए उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षिक और खेल के क्षेत्रों में संबंधित गणमान्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म भूषण जैसी उपाधियां प्रदान कर सकता है, लेकिन ये एक विशेष व्यक्ति को ही दी जाएगी। उसी प्रकार सेना अथवा अर्धसैनिक बलों में सेवा अथवा बलिदान के लिए सैनिक अथवा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। अलग अलग जैसे उपाधियां हो गई कि हाँ हम यहाँ के ये हैं तो हमारी उपाधि है, हमारा दबदबा है, तो उस चीज को आर्टिकल 18 फिनिश करता है। देखिए विधि के समक्ष समता इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत।
आ जाते हैं आर्टिकल 19 पे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 21। देखिए इसको बहुत डीप में समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार से 19 से 22 के बीच में क्वेश्चन पूछते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग डीप में समझिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है और व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो किसी के व्यक्ति के विकास अथवा लोकतंत्र को सफल संचालन हेतु अनिवार्य है। इसके आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में आपका 6 भाग कर दिया गया है। पहला आपका क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। देखिए ये 19A है आपका, कह रहा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है। फिर B क्या दे रहा है आपको, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। पहले इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है A में, और नेक्स्ट क्या दे रहा है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का C, मतलब थर्ड। फोर्थ है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत के किसी भाग में अस्थायी रूप से रहने और बसने की स्वतंत्रता। देन नेक्स्ट, किसी पेशे को अपनाने अथवा किसी व्यवसाय, कारोबार अथवा व्यापार को करने की स्वतंत्रता 19 का G है। तो देखिए इसको हम सीक्वेंस में भी लर्न कर सकते हैं। एक थॉट के बिहाफ पे हम इसको समझते हैं। पहला क्या है, विचारों के अभिव्यक्ति, मतलब अगर हमारे अंदर कोई विचार आते हैं तो हम उसको अभिव्यक्त करेंगे। देन हम अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सभा बनाएंगे। फिर सभा बनाएंगे, जब 4-6 लोग जुट गए तो वहाँ पे अपने आप एक संघ या संगठन का निर्माण हो जाएगा। फिर जब संगठन का निर्माण हो गया, मुझे अपनी बात सरकार तक पहुँचानी है, तो मुझे जब अपनी बात सरकार तक पहुँचानी है तो उसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह आएंगे जाएंगे, मीन्स हम भ्रमण करेंगे, वहाँ हमें भ्रमण की स्वतंत्रता मिल गई। इसके बाद भ्रमण करेंगे, 8-10 लोग हैं, संगठन है, तो उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो हमें ये भी स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। अब हम बस गए कहीं पे तो बिना खाए पिए तो नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा व्यवसाय, कारोबार हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इस थॉट के इस बेस पे आप याद करेंगे तो आपको इस 6 जो हैं वो सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो 19 का ये G तक जो मतलब 6 है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। हम पहले अपने विचार व्यक्त करेंगे, 8-10 लोगों की सभा बनाएंगे, मतलब 8-10 लोगों से कहेंगे तो फिर हमारा एक संगठन बन जाएगा। संगठन बनेगा तो हम अपनी बात कहने के लिए सरकार तक अपने शहर से या अपने गांव से बाहर जाएंगे। अब बाहर जाएंगे तो मुझे रहना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ कारोबार करना पड़ेगा, और आर्टिकल 19 हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है। अब अनुच्छेद 20 पे आ जाते हैं। अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार ये प्रदान करता है आपको। देखिए 3 अधिकार दिए गए हैं यहाँ पे। अपराध में दोष सिद्धि के लिए 3 मेन अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर प्रभावी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता, ना ही उस अपराध के लिए निश्चित दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी भी अन्य अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता है और ना ही दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है सेकेंड अनुच्छेद 20 का दूसरा कहता है, दूसरा भाग, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगे आरोप के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है
कि आप क्या बोलते हैं, अपने विरुद्ध गवाही दीजिए। मीन्स पहला क्या है, अपराध उसने किया है तो उसे उसी अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। इन शॉर्ट में समझिए, फर्स्ट कहता है 20 का फर्स्ट कहता है उसे उसी अपराध या उसी कानून, उसी अपराध के लिए उसी कानून के बिहाफ पे उसको दंड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2015 में 6 माह की किसी काम को, किसी अपराध को करने के लिए 6 माह की सज़ा आपको मिल रही है, नया कानून बन गया आपका 2019 में, उसी काम के लिए आपको 1 साल की सज़ा मिल रही है। आपने काम अपना मतलब अपराध आपने 2015 में किया था, केस अभी 19 में भी चल रहा है, 21 में भी चल रहा है, तो आपको सज़ा मिलेगी 19 में जो संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको सज़ा उसी टाइम के अपराध के लिए दी जाएगी। जैसे 2015 में अगर आपने क्राइम किया है उस समय 6 महीने का ही प्रावधान है, तो आपको 6 महीने की ही सज़ा दी जाएगी। क्लियर है सभी को? जी मैम। हम नेक्स्ट देखते हैं, गवाही मतलब किसी भी व्यक्ति को अपराध में 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने अगर जैसे 5 मर्डर किए हैं और मृत्यु दंड है तो जाहिर सी बात है उसे 1 ही बार मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगे आरोपों के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सेंटेंस ही क्लियर है, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पॉइंट है, प्राकृतिक न्याय के रूप में वर्णित अनुच्छेद 20 किसी आरोपित व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और अधिकाधिक दंड देने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में है। मैम जी मैम थर्ड वाला कैसे समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगे आरोपों के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब आपके विरुद्ध अगर कोई आरोप लगा है, आपके ऊपर, आप ऐसे समझ लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, ठीक है, या आपके विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया कि आपने ये काम किया, अब आपको ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप जाके कोर्ट में कहिए नहीं मैंने ये काम किया है। क्लियर है? मतलब कोई भी गवाही हो, अपने लिए हो या किसी के लिए भी गवाही हो, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21, यह निर्धारित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी को पता है। यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय को राज्य में स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों को ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। 1975 to 77 के आपातकाल के दौरान राज्य ने लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की अभूतपूर्व शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निर्बाध चलता रहेगा। देखिए, इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका निजता का अधिकार भी आ गया, अभी 2015 में ही किया गया है निजता का अधिकार। मतलब आप इस अधिकार के अंतर्गत आपका निजता का, चिकित्सा का, आवागमन का अधिकार या जल का अधिकार, भोजन का अधिकार, इसको बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कई बार इसी को लेके कई बार कोर्ट में चैलेंजेस भी किए गए हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जीवन जीने का पूर्ण रूप से जो अधिकार है उसी को आर्टिकल 21 एक्सप्लेन करता है। क्लियर है सभी को? जी, एनी क्वेरी? नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को 2002 में, इसका एक पार्ट है 21 का, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की मांग को 2002 में भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन करके तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके पूरा किया गया है। अनुच्छेद 21A कहता है कि राज्य अपने कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उक्त आयु वर्ग के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? तो ये 21 का ए है। क्लियर है सभी को? यस मैम। अनुच्छेद 22 देखिए, मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ये गिरफ्तारी में संरक्षण देता है आपको। देखिए, आर्टिकल 20 और 22 में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि अपराध किस में है और गिरफ्तारी किस में है। तो कॉमन सा आप लोग समझ लीजिए कि पहले हम अपराध करेंगे तभी हम गिरफ्तार होंगे। तो अपराध इसलिए 20 में है और 22 में अपराधी मतलब गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। किसी को गिरफ्तारी का आधार या कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहला अधिकार आपको दिया गया है कारण पूछने का अधिकार। आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं। सेकंड है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश या वहाँ का जो मजिस्ट्रेट हो, लोकल अथॉरिटी, जो लोकल गवर्नर हो, वहाँ के जो न्यायाधीश हो लोकल, आपको उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है कि आवागमन का जो समय होता है उसको ऐड नहीं किया जाता है। मतलब आपके आने जाने में कितना टाइम लग रहा है वो 24 घंटे में ऐड नहीं किया जाएगा। थर्ड है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील द्वारा अपना बचाव करने का अधिकार। वो अपना मतलब अपने हिसाब से अपना वकील कर सकता है, संरक्षण ले सकता है। तो अनुच्छेद 22 का पहला ये कहता है कि आपको मतलब कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा, 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आपको। और तीसरा है कि आप अपने मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। इस अधिकार का उद्देश्य समाज में कमजोर, वंचित और अल्प सुविधा संपन्न वर्गों को शोषण से बचाना है। यह अधिकार नीचे उल्लिखित भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों के अनुरूप में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है। नीचे हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23 मानव व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को वेतन के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करने से नहीं रोकता है। यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जो होती है उसको प्राप्त करने से नहीं रोकता है। मानव व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम आप नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों अथवा अन्य जोखिम भरे कामों के लिए नौकरी देने पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में छोटे बच्चों को घरेलू नौकर रखना सामान्य बात है। अमीरों द्वारा किए जाने वाला शोषण इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि घरेलू काम को फैक्ट्री में काम करना नहीं माना जाता है। इसमें देखिए, फैक्ट्री, खदान एवं अन्य जोखिम भरे कामों में नौकरी देने के लिए प्रतिबंध लगाता है। घर में आप नौकर रख रहे हो वो अलग बात है कि आपका बाल विकास आयोग आकर के लेके जाता है बच्चों को, लेकिन इस आर्टिकल के तहत घरेलू कामों को फैक्ट्रियों से अलग रखा गया, इसलिए इसे शोषण नहीं माना जाता है। इस प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में फैक्ट्रियों, दुकानों तथा छोटे होटलों अथवा ढाबों इत्यादि पर छोटी आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना एक प्रचलन सा बन गया है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए कोई नहीं जाएगा चैलेंज करने। आर्टिकल 24 को लेके कोर्ट में कोई नहीं पहुंचेगा। एक छोटे से घर में आप अगर नौकर रखे हो छोटे से बच्चे को, तो पड़ोसी नहीं जाएगा इसके लिए मतलब वो लेके आपका कि आप आर्टिकल 24 का यहाँ पे आपका वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे हनन हो रहा है। 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धर्म की स्वतंत्रता देता है। 25 से 28 में एक्सप्लेन किया गया है। भारत के
नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते। यहाँ पे एक वर्ड आया है पंथ निरपेक्ष, इसका मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं पता। पंथ निरपेक्ष का मीन्स होता है किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, मतलब वो किसी भी पंथ या धर्म को नहीं मानता हो जो राज्य या जो देश, उसे ही पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म में आस्था रखने तथा दूसरों की भावनाओं एवं आस्थाओं में दखल दिए बिना अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों की शर्त पर किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। सरकार को किसी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अथवा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का विशेषाधिकार है। यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाने का विशेष अधिकार है। लेकिन आप किसे मानते हो, आप नैतिकता के आधार पे स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए अगर किसी धर्म को मानते हो तो वहाँ पे सरकार आपको नहीं जाएगी पाबंद लगाने। अनुच्छेद 26 कहता है प्रत्येक धार्मिक संस्था को अपने सभी कार्यों का प्रबंधन करने तथा धार्मिक उद्देश्यों की संपत्ति ग्रहण करने और उसका प्रशासन संभालने का अधिकार है। मीन्स यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 26। 25 हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, 26 हमें धार्मिक संस्था बनाने का या उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि इस प्रकार संग्रहित धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म को चलाने अथवा धार्मिक कार्यों के लिए किए गए खर्च की अदायगी के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए रुपए पैसे दान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं उसको पाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी धर्म या संस्था को उन्होंने इतना दान कर दिया, वो पैसे उनके चले गए, वो सरकार की नज़र में इनकम टैक्स देने से बच गए। यहाँ पे अगर आप डोनेट कर रहे हैं किसी भी संस्था को पैसे तो सरकार उस पर कर नहीं लगाएगी। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अनुच्छेद 28 कुछ धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या निर्देश और धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के विषय में संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राजकीय कोष से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राजकीय कोष से संचालित है अगर कोई भी संस्थान तो वहाँ पर विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है खंड 1 में लगाई गई उपरोक्त पाबंदी ऐसे शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होती जिसका प्रशासन तो राज्य के पास है परंतु उसे कोई धार्मिक ट्रस्ट अथवा संगठन ने स्थापित किया हो, तो ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना अलाउ है। सेकंड भाग पहला तो कहता है कि आप प्रशासन द्वारा संचालित है अगर तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जैसे प्रशासन के पास उसका शिक्षण संस्थान का वो है कि वो प्रशासन के पास उसका वो है कि वो आप चला सकता है, प्रशासन ने उसको छूट दे रखी है, लेकिन अगर उसमें धार्मिक ट्रस्ट अथवा संगठनों ने स्थापित किया है, उसमें जो कोष जो धन लगा हुआ है वो धार्मिक ट्रस्ट अथवा संगठन द्वारा लगा हुआ है, तो ऐसे संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसी का भाग 3 कहता है इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिसकी देखरेख पूरी तरह से राजकीय कोष से नहीं की जाती है, लेकिन इन संस्थानों में किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर अपने पैसे से कोई भी धार्मिक संस्था चल रही है तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम इस धर्म की शिक्षा को लो। क्लियर है सभी को? जी मैम। यस मैम। तो अभी ये सांस्कृतिक और शैक्षिक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आर्टिकल अब कोई खास नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछे जाए, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, इसके आगे मैं आप लोगों की कल की क्लास ले लूँगी, उसमें रीट को भी फाइनल कर दूँगी। ओके, क्योंकि फिर आगे आपका रीट वगैरह आ जा रहा है।
चलिए आंसर मुझे सभी लोग दीजिएगा, ठीक है? आंसर दीजिएगा मुझे। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी जी ओके, राइट आंसर इज सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों का समान काम के लिए सामान्य वेतन पाने का अधिकार। देखिए भाषण की अभिव्यक्ति जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है आपके पास। डी इज राइट आंसर। ओके, पुरुषों एवं स्त्रियों का समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये कहीं भी किसी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? ये मैंने आप लोगों को बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, राइट आंसर डी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 25वां, 46वां, 44वां, 42वां? 44 जी, इसमें से संपत्ति का अधिकार यहाँ पे हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, 31, 29, 14। कोई मुझे बताएगा? ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसमें आर्टिकल 32 होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी टाइम फिर ओवर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? तो मैं कल आप लोगों को ये जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं उसको और रीड को मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? विधानसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा? बताइए, विधानसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा जी कौन सा करता है? आंसर दीजिए। देखिए, विधानसभा क्या करेगी? आपका न्याय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी? नहीं करेगी। राष्ट्रपति करेगा? नहीं करेगा। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि विधानसभा जाएंगे कि लोकसभा जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ही कर रहा है। आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही, तो आप उसके लिए कोर्ट में ही तो चैलेंज करेंगे। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, लोकसभा? संसद कैसे हो जाएगा? संसद में तो आप बिल पास कर सकते हैं, आप फैक्ट ला सकते हैं कि हमको संशोधन करवाना है। संशोधन करता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जी, उसके ही जो जजमेंट होते हैं उसी के आधार पे संशोधन किए जाते हैं। उसके ही फैसले हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो वाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में ही आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की या उसके अधिकारों की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, डी। संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको एक कानून बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है? जी, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार हो ही नहीं सकता है। मीन्स देखिए, मौलिक अधिकार है नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार मतलब संविधान का बदला हुआ अधिकार है, नहीं है। नैसर्गिक प्राकृतिक द्वारा
जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक अधिकार मीन्स जो कानूनी अधिकार होते हैं उसको हम वैधानिक कहते हैं। क्लियर है सभी को? वैधानिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार सभी को पता है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, मतलब ये चैलेंज करके बदले में अधिकार लिया जाए। और नैसर्गिक अधिकार वो होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें? 43वें। अभी 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? केशवानंद भारती केस में भी हुआ था ये संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। क्लियर है सभी को? जी मैम। तो अभी